अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज आपने पेपर दिया है तो पहले पेपर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस किस्म का पेपर था और कम्प्लेक्सिटी लेवल कैसा था। सबसे पहले तो आज मैंने इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर दिया है पार्ट 1 और 2। और पहले तो जिस तरह CSS में 2017-18 तक जो पेपर्स आए हैं उनका ये क्राइटेरिया रहा है कि वो बड़े इस तरह के क्वेश्चन से बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे, राइट आ नोट ऑन दिस, राइट आ नोट ऑन दिस। लेकिन इस दफ़ा जो इन्होंने तकरीबन लास्ट 2 ईयर से जितने भी पेपर्स आ रहे हैं ना, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों या करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर के हों, इन सब में उन्होंने एक ही स्ट्रेटजी रखी है कि अब वो करंट अफेयर्स को ही रिलेट करके और ऑल ओवर एक सिचुएशन बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग या तो आपसे सजेशन पूछ रहे होते हैं या सॉल्यूशंस पूछ रहे होते हैं या उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहे होते हैं। वो आप ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन हैं उनसे आप जो उनसे ना ये अवॉइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो एनालिटिकल चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए आपके पास वो मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि करंट अफेयर में इस टाइम चल क्या रहा है एज़ कम्पेयर टू जो बुकिश चीज़ें हैं उनसे हट के जो जितने आर्टिकल्स होते हैं, स्पेशली डॉन न्यूज़, द इंग्लिश न्यूज़ और जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ हैं, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड हों या फिर नेशनल अफेयर से रिलेटेड हों, उन सब को पहले आपने इस तरह से एनालाइज़ करना सीख लेना कि वो करंट अफेयर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके काजेज़ और रीज़न्स मैक्सिमम क्या हो सकते हैं। वो आपको तभी आ सकते हैं जब आपने मैक्सिमम नॉलेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको देखा होगा और फिर एनालाइज़ किया होगा। और जब सारी, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, रशिया और यूक्रेन वार है, अब 3 पेपर्स में लगातार यही क्वेश्चन आ रहा है, तो करंट अफेयर में उससे या तो उसके काजेज़ पूछें एक पेपर में, अगले पेपर में उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लें। तो इन सब चीज़ों को आपने रिलेट करना होता है डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू। डिफरेंट जो हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको पढ़ने के बाद ही कुछ ना कुछ हम एनालाइज न्यू भी कर सकते हैं और उनसे भी हम कोई रिजल्ट। सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 8 क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चन आए हैं तो वो सातों के सातों आपको आते होंगे। यकीनन उसने कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछे होंगे जो कि आपके हो सकता है माइंड में भी ना हो कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले ये होता है कि आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को एक दफ़ा प्रॉपर्ली रीड करना होता है और जो क्वेश्चन आपने जिन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली रीड किया हुआ है और प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया हुआ है और आपको पता होता है कि अच्छा ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो क्वेश्चन हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आए हैं। और फिर अगर तो वो आपके जो मुतल्लिका क्वेश्चन जितने आपने करने हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन करने होते हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो देन आप एक एक क्वेश्चन को बाकायदा उनकी हेडिंग्स पढ़ें कि असल में उसने पूछा क्या। बच्चे क्या करते हैं, जस्ट काजेज़ ऑफ अगर रशिया यूक्रेन वार पूछ लिया तो काजेज़ सीधा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। उसने पूरा एक कंडीशन बना के एंड पे काजेज़ पूछी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं जस्ट एंड पे काजेज़ लिखना। वो पूरी कंडीशन में एक अलग-अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको चाहिए कि हर एक क्वेश्चन है अगर 3 लाइन का है तो उसकी पहली लाइन का पार्ट्स बनाएं, उसको पढ़ें अच्छे से कि उसने प्रॉपर्ली क्या पूछा है, फिर सेकंड, ताकि उसके पूरे क्वेश्चन को डिलीवर कर सकें और स्टार्ट और एंड में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को। यही होती है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है स्पेशली इंग्लिश को लिखने में, अक्सर हमारे क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज तो है नहीं, तो हमें प्रॉपर्ली उसको रीड करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपने जस्ट उसका कॉन्सेप्ट ही डेवलप करने हैं, आपने बाकायदा उसको टाइम दें। जिस तरह ऐसे है, अगर आपने 3 घंटे घर में बैठ के 1 मंथ 15 दिन पहले प्रॉपर लिखना नहीं शुरू किया तो यकीनन आप यहाँ पर आके वो प्रॉपर ऐसे को डिलीवर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले तो चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जब पेपर सामने आ जाता है फिर आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपने करने हैं उनको आप डिवाइड कर लें कि मैंने एक मिसाल के तौर पर 45 मिनट में एक क्वेश्चन करना है तो उनकी पहले 5 मिनट में प्रॉपर हेडिंग्स बना लें एक साइड पर, रफ जिसको हेडिंग्स कहते हैं। उससे क्या होता है आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू मिल जाता है, फिर आप प्रॉपरली उन्हीं क्वेश्चन उस क्वेश्चन को उसी कैटेगरी में जल्दी कवर कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू बस आप लिखना शुरू कर दें। उसमें आपको नहीं पता लगता कब आपका फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा, कब थॉट्स का कम हो जाएगा। तो मेनली यही होता है कि आप एक दफ़ा रफ़ आउटलाइन बना लें, उससे ये होता है कि आपको मैक्सिमम आइडिया हो जाता है और फिर उसी के मद्देनज़र रखते हुए आप सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, एंड पे आपसे कुछ इस IR के बारे में सजेशन चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो न्यू हैं, जिनको नहीं कुछ मालूम कि कैसे IR को प्रिपेयर करना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है और कैसे कौन सी बुक्स को कंसल्ट करना है, तो आप एंड पे कुछ सजेशंस दीजिए कि कैसे IR को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उसको अच्छे से कवर कर पाएँ। तो मेनली तो ये होता है कि सबसे पहले अगर तो आपकी
कोई बहुत से बच्चे हैं जो पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी इंस्टीट्यूट को, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में ही पढ़ना है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पास आउट हो चुके हैं वो सब के सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह लें कि उन्होंने सेल्फ़ स्टडी की बुनियाद पर ही किया। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में जाके। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास सबसे पहले जो बेसलाइन होती है ना वो कवर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आईआर की थ्योरीज़ हैं, ठीक है। अब थ्योरीज़ के बारे में आपको हर जगह से मिल सकता है, जो कि हमारे पास यूट्यूब है, इंटरनेट है और जितनी भी बेसिक बुक्स हैं आईआर की, ठीक है। अब वो जो थ्योरीज़ हैं वो वहाँ से कवर हो जाएंगी, और जितना भी जो ओवरऑल सिलेबस होता है उसको कवर करने के लिए यकीनन आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। अगर तो आपने वो गाइडलाइंस लेनी है तो दो ही मेथड्स हैं, या तो आप फिज़िकली किसी से रीड कर लें या ऑनलाइन। और ऑनलाइन के लिए अगर सबसे बेस्ट अगर कोई मैं यूनिवर्सिटी समझता हूँ तो वो यूट्यूब ही है, और यूट्यूब के थ्रू आप बहुत सारे, क्योंकि आपको हर तरह का टीचर वहाँ पर अवेलेबल होता है और हर टॉपिक पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। तो आई थिंक सो कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको यूट्यूब से ही गाइडलाइन लेनी चाहिए। उसके बाद बुक्स तो आप किसी भी एक ऑथर की कोई 1 या 2 बुक्स आपको लाजमी पढ़नी पड़ती हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप बुक पढ़े बगैर पेपर में आ जाएं और आपको, क्योंकि आपको वो फिर आपको पता नहीं लगता कि आपने कौन सी टर्म्स यूज़ करनी है, किस ऑथर की कौन सी कोटेशन या कहाँ पर कैसे यूज़ करनी है। तो यह सब चीज़ें बुक को रीड करने के बाद ही आप कर सकते हैं, ताकि आपके एनालिटिकल जो थॉट्स हैं वो एक फ़्लो में आ जाती होती हैं। आपको पता होता है कि मैंने किस टाइम क्या और किस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो बुक्स और लेक्चर्स ये दोनों ही मस्ट होते हैं। तो ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल से तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? वालेकुम सलाम, मेरा नाम आकिब है। सर आज आपने पेपर दिया है, तो पेपर की नौइयत कैसी थी और कम्प्लेक्सिटी के बारे में बताइए। पेपर यार कुछ इन्होंने ना बेसिकली ये सारा ना कॉन्सेप्चुअल वाइज चल रहे हैं। जब एक ट्रेंड पकड़ते हैं तो उसी को पकड़ी रखते हैं। जैसे आज पॉलिटिकल साइंस का पेपर था तो उन्होंने सारा आईआर घुसाया हुआ था। पहले तो कोई शर्म लिहाज होता था कि सिविल मिलिट्री का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था तो आप डायरेक्ट पूछ लेते हैं, फिर कहते हैं जी मिलिट्री के खिलाफ बोलना नहीं है, फेल हो जाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज डायरेक्ट इस तरह की चीज़ें पूछी हुई थी, पंगा लेने वाली बात थी। तो हमने तो कोशिश किया था इस चीज़ों को अवॉइड करने से, पर फिर भी उसने ट्रेंड वही पकड़ा। आ जाके वो आईआर को हिट कर रहा है। जैसे ऐसे का पेपर आया तो उसने लिटरेचर घुसाया हुआ था। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसको वो हिट नहीं थे कर रहे। बस ये बस उन्होंने फ़िल्टर लगाया होता है, 200 सीट्स हैं तो उसी लिहाज से उन्होंने करना ही है। टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, शुक्र अल्लाह का। अब जो बच्चे बिल्कुल ही न्यू उनके लिए तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। बाकी ओवरऑल पेपर ठीक था, अटेम्प्टेबल था, जिसने पढ़ा हुआ था वो कर सकता था, ये नहीं कि नहीं कर सकता था। सर एफपीएससी ने थोड़ा सा अपना कन्वेंशनल तरीका थोड़ा चेंज किया है, स्टूडेंट से व्यू पॉइंट पूछ रहे हैं, तो आपका इस पे क्या टेक है कि कैसे इसको एनालिटिकल कैसे स्टूडेंट अपनी जो है तैयारी करे उसको? बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से तो एफपीएससी ने ये ना काम बहुत अच्छा भी किया है कि वही बच्चे आगे जा सकते हैं कि जो जिनके अंदर रियल कैपेबिलिटी है। वो पॉलिसीज़ बनवा रहे हैं, वो क्या कहते हैं उसको, पॉलिसीज़ मैनेज वगैरह करवा रहे हैं, कोई रिकमेंडेशंस मांग रहे हैं जिससे स्टेट इंप्रूव हो सकती है। जो बच्चा रियल काबिल होगा, जिसने पढ़ा होगा, वो दे सकता है। अब जो बिल्कुल नहीं हुआ वो उस चीज़ को टैकल नहीं कर सकता। कंपेटिटिव एग्ज़ाम में तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं, और मैं तो इस चीज़ को वैसे अप्रिशिएट, तो मैंने तो उन्हीं के क्राइटेरिया को फॉलो किया। मॉक्स नहीं है कोई 3-4, तो वो लिख के इतनी प्रैक्टिस होगी हुई थी कि टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। अगर प्रैक्टिस नहीं है लिखने की तो इस पेपर की तरफ जाना भी नहीं चाहिए, जो साफ बात है। टाइम मैनेजमेंट से प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस के अलावा किसी तरीके से नहीं आती है। सर आपका ऑप्शनल कौन सा? मेरा था पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, फिज़िक्स और एनवायरमेंटल साइंस। तो आज पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर था, तो उसके बारे में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को, तो आप क्या सजेशंस देंगे कि उनको कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए? नहीं, पॉलिटिकल साइंस बहुत सब्जेक्ट है, गो फॉर इट। और बेसिकली ये ना पीएमएस में भी आपकी बहुत हेल्प कर देता है कि ये पीएमएस में भी लग जाता है इसी लिहाज से। तो अगर मेरे से आप सजेशन मांगे तो पॉलिटिकल साइंस को ना थोड़ा सा ना साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी तैयार करें, आईआर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो ज़्यादातर एग्जामिनर पेपर 2 को ना वो आईआर के पर्सपेक्टिव में देख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में ग्लोबलाइज क्या हो रहा है, जैसे JCPO है, उसके अलावा दूसरा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वगैरह थिंग्स हैं सब। तो इस तरह की चीज़ों को उनको ज़्यादा फिट करना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से। तो बाकी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 जो है ना, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्टेड थे, जो हम रट्टे वगैरह मार के गए हुए थे, चाइना का, टर्की का, सब ईरान वगैरह का, तो उसमें से कुछ नहीं आया। बस ये थोड़ा सा दुख हुआ है कि इतनी मेहनत की उसमें से कुछ आया भी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में तो उसने सारा वो आईआर पूछा हुआ था, सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशन उसने दे दिया था। हालांकि ये तो उसका पेपर पैटर्न भी नहीं है। बस इसी में से मैं कह रहा था पेपर 2 को अगर तैयार करना ना थोड़ा इंटरनेशनल डोमेन में किया जा सकता है, वो बेहतर है। करंट अफेयर को साथ में रिलेट करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, करंट अफेयर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।